हेलो एवरीवन, वेलकम टू ओकोल इंडिया के सबसे अफोर्डेबल लर्निंग प्लेटफॉर्म में आप सभी लोगों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। और हम लोग, जैसे कि आप लोगों को पता है, आज से हम लोग एक नई सीरीज़ शुरू कर रहे हैं, सी सेट रिविजन थ्रू PYQs। 45 डेज़ की ये सीरीज़ रहेगी और आज इसका डे 1 है। ठीक है, और पहले दिन में हम लोग बात करेंगे एवरेज टॉपिक की। तो किस तरीके से सेशंस चलेंगे मैंने आपको पहले भी बताया है कि हर टॉपिक से रिलेटेड थोड़ा बहुत मैं आपको पहले कंसेप्ट बताऊँगा। उसके बाद हम लोग जो है वो क्वेश्चंस देखेंगे जो PYQs आए हुए हैं। कुछ क्वेश्चंस को हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे और कुछ क्वेश्चंस मैंने आप लोगों को जो एक टेलीग्राम चैनल, एक टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करने के लिए बोला था, वहाँ पर मैं आप लोगों के लिए कुछ और क्वेश्चंस शेयर करूँगा जो सिमिलर कंसेप्ट्स या सिमिलर लाइन पर क्वेश्चंस होंगे जो हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे, है ना। और सो दैट कि थोड़ा सा उससे आपकी प्रैक्टिस भी होगी। और ये सेशंस में आपको कैसे यूटिलाइज़ करना है मैंने आपको बताया कि जैसे ही आपको क्वेश्चन दिखाया जाएगा, यू जस्ट हैव टू पॉज द वीडियो और आप क्वेश्चन को 2 मिनट, 1.5-2 मिनट के अंदर सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। एंड देन यहाँ पर जो सॉल्यूशन डिस्कस किया जाएगा आप उसको देख के पता लगा सकते हैं कि आपने सही किया है या नहीं किया है। ठीक है, चलिए, तो बिना किसी टाइम वेस्ट किए हुए हम लोग एवरेज के टॉपिक पर आते हैं। सबसे पहले हम लोग इस टॉपिक के ट्रेंड एनालिसिस को समझेंगे। ट्रेंड एनालिसिस का मतलब है कि 2011 से लेकर 2024 तक इस टॉपिक में से कितने क्वेश्चंस आए हुए हैं। ठीक है, एज पर माय कैलकुलेशन, क्योंकि हमने ये 2011 से लेकर 2024 तक के सारे क्वेश्चंस को टॉपिक वाइज बाइफरकेट किया है, तो उसमें हो सकता है कि मैनुअली किया है तो थोड़ा बहुत कुछ प्लस माइनस 2-4 क्वेश्चन हो सकता है हर टॉपिक के लिए। बट ऑन एन एवरेज अगर ब्रॉड में बात करूं तो 2011 से लेकर 2024 तक कुल मिला के 19 क्वेश्चन जो है वो इस टॉपिक के आए हुए हैं। और ये इनका बाइफरकेशन है। 2011 और 12 में एक एक क्वेश्चन थे, फिर 13, 14, 15 में एक भी नहीं था, 16 और 17 में 3-3 क्वेश्चन, 18 में फिर एक भी नहीं, और 19 के बाद से लगातार आप देख रहे हैं कि 2 क्वेश्चन, 4 क्वेश्चन, एक 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 2 क्वेश्चन हर साल आ रहे हैं। तो मतलब आप ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि इस टॉपिक में से एटलीस्ट एक क्वेश्चन तो आएगा। ठीक है, इतना तो हम मान के चल रहे हैं क्योंकि रीसेंट ट्रेंड हमें ये चीज़ बता रहा है। ठीक है, तो टोटल 19 क्वेश्चंस में से वैसे भी 14 सालों में 19 क्वेश्चंस आए हैं, तो लगभग आप एक क्वेश्चन तो एक्सपेक्ट यहाँ से कर ही सकते हैं, 2 भी आ सकते हैं। ठीक है, अब कुछ कंसेप्ट्स की अगर हम लोग बात करें तो स्टार्टिंग विद द कंसेप्ट, सबसे पहले व्हाट इज एन एवरेज। एवरेज होता क्या है ना। देखो, लेट्स से देयर इज अ मैन, मैं थोड़ा सा बेसिक कंसेप्ट्स आपको बताऊंगा। लेट्स से देयर इज अ मैन एंड दैट मैन हैज़ 5 चिल्ड्रन। ठीक है, एक आदमी है, उसके 5 चिल्ड्रन हैं, 5 बच्चे हैं, है ना। और इस मैन के पास एक, लेट्स से ही हैज़ अ फ्रूट ऑर्चार्ड, है ना, उसका एक फ्रूट ऑर्चार्ड है, एक फलों का बगीचा है। वो अपने 5 बच्चों को इस फ्रूट ऑर्चार्ड में भेजता है और कहता है कि यहाँ से जाके तुम एप्पल्स लेके आओ। ठीक है, वो एप्पल का ऑर्चार्ड है एक तरीके से, 5 बच्चों को भेजता है और कहता है तुम यहाँ से एप्पल्स कलेक्ट करके लाओ। अब ये जो 5 बच्चे हैं ये अलग अलग नंबर ऑफ एप्पल्स लेके आएंगे। लेट से पहला वाला जो है वो 2 एप्पल लेके आता है, दूसरा वाला लेट से 5 एप्पल लेके आता है, ठीक है, तीसरा वाला लेट से 3 एप्पल लेके आता है, चौथा वाला 6 एप्पल लेके आता है और 5वां वाला 4 एप्पल लेके आता है। ठीक है, और ये सारे एप्पल ला के वो किसको दे देता है, ये फादर को, जो इनके फादर हैं, जो मैन है, उनको ये एप्पल्स बच्चे ला के दे देते हैं। अब ये फादर जो है, ये जो मैन है, वो चाहता है, क्योंकि फादर के लिए तो बच्चे सारे बराबर हैं, तो वो ये चाहता है कि ये बच्चों में सारे एप्पल्स जो हैं वो मैं बराबर डिस्ट्रीब्यूट करूं। तो सबसे पहले वो क्या करेगा कि ये सारे के सारे एप्पल्स जो बच्चे लाए हैं इनको कलेक्ट करेगा एक बास्केट में, है ना। तो टोटल एप्पल्स विल बी 2 + 5 + 3 + 6 + 4, कितने हो गए, दिस इज योर 20 एप्पल्स। ठीक है, टोटल 20 एप्पल्स हो गए। अब वो इन 20 एप्पल्स को, 20 सेब जो उसके पास हैं, उनको वो बच्चों में बराबर बांटना चाहता है क्योंकि 5 सन उसके लिए बराबर हैं। तो अब वो इन 20 एप्पल्स को 5 सन में डिवाइड करेगा, तो ईच सन विल गेट 4 एप्पल्स। ठीक है, हर सन को 4 एप्पल्स मिल जाएंगे। तो दिस इज नथिंग बट व्हाट वी हैव डन इज एवरेज। सबसे पहले हमने क्या किया, जो भी हमारी अलग अलग डिफरेंट क्वांटिटीज हैं या एंटिटीज हैं, उनको पहले हमने एक जगह पे सम अप किया। ठीक है, सम किया, और उसके बाद उसको जितनों में डिवाइड करना है या जितने लोगों में वो चीज़ें बांटनी है, डिस्ट्रीब्यूट करनी है, उससे हमने उस संख्या को डिवाइड कर दिया। तो दैट बिकम्स योर एवरेज। ये 4 इज नथिंग बट दी एवरेज। तो यहीं से आपका जो पहला कंसेप्ट है वो निकल के आता है ना। कंसेप्ट आप कह सकते हैं, आप इसको फॉर्मूले के रूप में समझ सकते हैं। एवरेज इज नथिंग बट सम ऑफ ऑल टर्म्स
ऑल टर्म्स डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ टर्म्स। ठीक है, यहां पर हमारे टर्म्स क्या थे, लाइक वी हैव एप्पल। ठीक है, तो ये अलग अलग सम हो गए, मतलब अलग अलग टर्म्स हो गए, तो इनका हमने सम कर लिया और उसके बाद जितनों में उनको डिस्ट्रीब्यूट करना है वो हमने कर लिया। नंबर ऑफ टर्म्स इज 5, 5 में डिस्ट्रीब्यूट करना है, तो व्हाट वी गेट इज 4 इज द एवरेज। ठीक है, अब यहीं से कभी ऐसा हो सकता है कि हमें एवरेज दिया हुआ है, नंबर ऑफ टर्म्स दिए हुए हैं, बट वी आर रिक्वायर्ड टू फाइंड आउट द सम, तो इसको तो आप क्रॉस मल्टीप्लाई करके कर सकते हैं, दैट इज एवरेज इनटू नंबर ऑफ टर्म्स विल बी सम ऑफ ऑल टर्म्स। ठीक है, ये कंसेप्ट हो गया। इसके बाद एक और इंपॉर्टेंट टर्म है कि आप लोगों के क्वेश्चन पेपर में कई सारे क्वेश्चंस ऐसे हैं जहां पर आपको एवरेज टर्म दिखाई नहीं देगा, यू विल सी रिटन द वर्ड मीन। ठीक है, तो ये भी ध्यान रखिएगा कि आप लोगों के लिए मीन इज नथिंग बट एवरेज, तो जहां पर भी अगर मीन भी कहीं पर लिखा हुआ है तो आपको मानना है कि इट इज एवरेज। ठीक है, यहां तक भी बात क्लियर है ना, ये चीजें बिल्कुल आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, सम ऑफ ऑल टर्म्स अपॉन नंबर ऑफ टर्म्स इज एवरेज। अगर आपको कभी सम ऑफ ऑल टर्म्स निकालना है, एवरेज दिया है, तो इसको यहां से मल्टीप्लाई कर लेंगे, मीन इज नथिंग बट एवरेज। ठीक है, ये ध्यान रखेंगे। इसके बाद आपको ये भी याद रखना है कि अगर सारे के सारे, इफ ऑल द टर्म्स आर सेम, ठीक है, अगर सारे के सारे टर्म सेम है, मैं आपको एक और कंसेप्ट बता रहा हूं, अगर सारे के सारे नंबर ऑफ टर्म सेम है तो एवरेज विल ऑल्सो बी दैट टर्म ओनली। ठीक है, एक और कंसेप्ट है वो ये है कि एवरेज ऑलवेज lie between the smallest and the largest टर्म या लार्जेस्ट नंबर। ठीक है, एवरेज जो है वो हमेशा स्मॉलेस्ट और लार्जेस्ट के बीच में लाए करेगा। ठीक है, लेट्स से वी हैव सम नंबर, लेट्स से 20, 16, 15 एंड 23। ठीक है, अब मैं आपसे कहूं कि व्हाट वुड बी द एवरेज, मतलब आपको मैं एग्जैक्टली एवरेज निकालने के लिए नहीं कह रहा हूं, मैं आपसे कह रहा हूं कि इसका एवरेज क्या हो सकता है। और मैंने आपसे लिख के देखा, मैंने कहा कि क्या 14 बी द एवरेज ऑफ दीज 4 नंबर्स। ठीक है, मैंने आपसे कहा कैन 26 बी द एवरेज ऑफ दीज 4 नंबर्स। ठीक है, तो आप यहां से चेक करोगे कि दिस इज द लार्जेस्ट टर्म, ठीक है, दिस इज द लार्जेस्ट टर्म, दिस इज द स्मॉलेस्ट टर्म, तो एवरेज विल ऑलवेज लाई बिटवीन द लार्जेस्ट एंड द स्मॉलेस्ट। डज 14 लाई बिटवीन 21, 23 एंड 15? नो, सो 14 कैन नॉट बी द एवरेज। ठीक है, 26 क्या 26 15 और 23 के बीच में लाई करता है? बिल्कुल भी नहीं, तो दिस कांट बी दी एवरेज। एवरेज जो है वो 15 से 23 के बीच में होगा, वो तो आप कैलकुलेट अगर करना होगा तो कर सकते हैं, बट ये चीज़ आपकी कभी तब यूज़ हो सकती है जब आपको मान लीजिए ऑप्शंस एलिमिनेट वगैरह करने हो, तब आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, तो ये भी एक कंसेप्ट हो गया। आई होप बात क्लियर है। ठीक है, इसके बाद अगर हम कुछ टर्म्स की बात करें, वी हैव लेट्स से ऑड नंबर ऑफ टर्म्स। ठीक है, अगर आपके नंबर ऑफ टर्म्स जो है वो ऑड है, ठीक है, लेट्स से यू हैव ऑड नंबर ऑफ टर्म्स, तो इन दैट सिचुएशन आपको जो एवरेज लेना है, लेट्स से यू हैव 5 टर्म्स। ठीक है, हम 5 टर्म्स के एवरेज की बात कर रहे हैं, है ना, और उनमें भी अगर हम 5 टर्म्स में बात करें तो लेट्स से दोज टर्म्स आर, यू कैन से कॉन्जिक्यूटिव और सक्सेसिव टर्म्स। ठीक है, जैसे मैं आपसे कहूं कि देयर आर 5 ऑड नेचुरल नंबर्स। ठीक है, 5 ऑड नेचुरल नंबर्स, तो हर 2 नेचुरल नंबर के बीच का गैप इज 2, तो 5 ऑड नेचुरल नंबर्स, लेट्स से अगर आप मतलब नॉर्मली अगर जनरली करते हैं तो आप उन 5 कंसेक्यूटिव ऑड नंबर्स को x + 1 x + 2 x + 4 x + 6 और x + 8 ऐसे ले सकते हैं। ठीक है, ये 5 ऑड कंसेक्यूटिव नंबर्स हो गए, है ना। अब कंसेक्यूटिव और सक्सेसिव ऑड नंबर्स, ठीक है, आपने ये ले लिया। अब इसके बाद इसमें जो भी एवरेज की कंडीशन दी होगी वो आप लगा सकते हैं, बट इस वाले में बेटर ये रहता है कि जो आपका मिडिल टर्म है, बिकॉज देयर आर 5 टर्म्स, तो एक टर्म होगा मिडिल टर्म, है ना, मिडिल टर्म विल बी द थर्ड टर्म, तो आप उस थर्ड टर्म को जो है वो ऐसे लिखें, दैट इज x, 2 टर्म इसके आगे दैट इज x + 2 x + 4 और 2 टर्म इसके पीछे दैट इज x - 2 x - 4।
अब जब आप इसका एवरेज निकालेंगे, एवरेज कैसे निकालेंगे, दीज ऑल सम है ना, इन सब का सम डिवाइडेड बाय 5। तो जैसे ही आप इनका सम निकालेंगे तो -2 + 2 -4 + 4 विल गेट कैंसिल एंड यू विल गेट द एवरेज एज दिस। ठीक है, तो जब भी आपको नंबर ऑफ टर्म्स ऑड दिए हों और कुछ ऐसी कंडीशन हो लाइक कंसेक्यूटिव और सक्सेसिव नंबर्स, तो आप हमेशा जो मिडिल टर्म है उसको सेट कर लें, उसको x ले लें, बाकी नंबर ऑफ टर्म्स आगे और नंबर ऑफ टर्म्स पीछे, आगे को प्लस कर लें, पीछे को माइनस कर लें, यू गेट द मिडिल टर्म एज योर एवरेज। ठीक है, और अदरवाइज भी अगर आप इसमें देखेंगे तो एवरेज विल ऑल्सो बी, एवरेज कैन ऑल्सो बी रिटन एज द फर्स्ट टर्म प्लस द लास्ट टर्म, फर्स्ट टर्म प्लस द लास्ट टर्म डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म डिवाइडेड बाय 2। यहां से आप देखें दिस इज योर फर्स्ट टर्म x - 4, लास्ट टर्म इज x - 4 x + 4, ऐड करेंगे यू विल गेट -4 + 4 कैंसिल हो जाएगा, 2x/2, फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म बाय 2 दैट इज x, है ना, 2x/2 आएगा ना, 2x/2, सो 2x/2 ये कैंसिल हो गया, तो यू अगेन गेट x। ठीक है, तो अगर नंबर ऑफ टर्म्स ऑड हैं तो ये कंडीशन है, अगर नंबर ऑफ टर्म्स इवन है तो आपका जो ये वाली कंडीशन है कि मिडिल टर्म इज द एवरेज, ये फॉलो नहीं होती है। बट अगर उसमें भी ऐसे सक्सेसिव और ऑड टर्म्स हैं तो एवरेज आपका फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म बाय 2 से उसमें भी निकल जाता है। ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखेंगे, दैट इज वैलिड फॉर ये जो कंडीशंस मैं आपको बता रहा हूँ, ये मिडिल टर्म वाली, ये एक एक्सक्लूसिव कंडीशन है जो सिर्फ नंबर ऑफ टर्म्स जब ऑड होंगे तभी वैलिड है। अदरवाइज जो ये वाली कंडीशन है दैट इज एवरेज इज इक्वल टू फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म बाय 2 कंसेक्यूटिव और सक्सेसिव टर्म्स में, ये तब भी वैलिड है व्हेन द नंबर ऑफ टर्म्स आर इवन एज वेल। ठीक है, 6 टर्म है, 8 टर्म है किसी सीरीज में तो तब भी ये वैलिड है। नंबर ऑफ टर्म्स आई एम टॉकिंग अबाउट। ठीक है, नंबर ऑफ टर्म्स कि कितने सीरीज में नंबर ऑफ टर्म्स है, अगर नंबर ऑफ टर्म्स इवन है ये तब भी वैलिड है ना, ऑड में भी वैलिड है ये, लेकिन ऑड में एक स्पेशल कंडीशन ये वाली भी है कि मिडिल टर्म इज ऑल्सो दी एवरेज। क्लियर है बात, यहाँ तक आपको आई थिंक कहीं कोई दिक्कत, कहीं कोई समस्या नहीं हुई होगी। चलिए, तो यही बेसिक कंसेप्ट हैं, अब हम इन्हीं के बेसिस पर जो क्वेश्चंस आए हुए हैं है ना सॉल्व करेंगे, और आप ये देखेंगे कि हम जो कंसेप्ट्स डिस्कस कर रहे हैं इनसे सारे क्वेश्चन सॉल्व होंगे, इनसे बाहर कहीं जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, चलिए तो स्टार्ट कर लेते हैं। दिस इज़ योर क्वेश्चन नंबर 1, हिंदी और इंग्लिश दोनों में है। जैसे ही मैं क्वेश्चन दिखाऊंगा यू जस्ट हैव टू पॉज द वीडियो, और उसके बाद मैं क्वेश्चन का सॉल्यूशन करूंगा, आप उसमें से चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारा पहला क्वेश्चन है, आप वीडियो को पॉज करके इसका जवाब दें। चलिए अब हम इस क्वेश्चन का आंसर डिस्कस करते हैं। A student on her first 3 tests received an average score of n points. If she exceeds her previous average score by 20 points on her 4th test, then what is the average score for the first 4 tests? पहले 4 टेस्ट, पहले 3 टेस्ट में उसका जो एवरेज है, ठीक है, एवरेज जो है फॉर फर्स्ट 3 टेस्ट, 3 टेस्ट में उसका एवरेज कितना है, दैट इज n। ठीक है, तो आपको ये पता है कि एवरेज इज नथिंग बट सम ऑफ मार्क्स, है ना, उसके जो मार्क्स हैं उनका जो सम होगा डिवाइडेड बाय कितने पेपर उसने दिए हैं, दैट इज 3। एवरेज इज नथिंग बट गिवन एज n, तो जो आपका सम आएगा दैट विल बी 3n। ठीक है, सम कितना आएगा 3n, सम 3n हो गया पहले 3 टेस्ट में। अब चौथे टेस्ट में जो उसका स्कोर है वो एवरेज से 20 पॉइंट ज़्यादा है, यानी कि इन द फोर्थ टेस्ट उसने मार्क्स कितने सिक्योर किए हैं, n+20, बिकॉज n इज द एवरेज ऑफ फर्स्ट 3 टेस्ट, उस एवरेज से 20 ज़्यादा। ठीक है, तो अब जो फर्स्ट से लेकर 4 टेस्ट है, यानी कि चारों टेस्ट में इन ऑल 4 टेस्ट उसके जो मार्क्स होंगे दैट विल बी 3n + n+20। ठीक है, ये पहले 3 टेस्ट के मार्क्स हैं, ये 4th टेस्ट के मार्क्स हैं, तो चारों टेस्ट में मिला के इतने मार्क्स हो गए, दैट इज 4n + 20। और आपसे क्या पूछा है कि व्हाट इज द एवरेज स्कोर इन द 4 टेस्ट, 4 टेस्ट में एवरेज स्कोर कितना है, तो दिस इज द सम ऑफ मार्क्स इन द 4 टेस्ट। इसको आप डिवाइड करें 4 से, बिकॉज द नंबर ऑफ टेस्ट आर 4, तो यू गेट द एवरेज मार्क्स इन द 4 टेस्ट। चारों टेस्ट में एवरेज कितना होगा, दिस विल बी n+5। ठीक है, मैं बेसिक कैलकुलेशन नहीं कर रहा हूँ, इतना तो मैं एक्सपेक्ट करता हूँ आप लोग कर सकते हैं। 4n+20, मैंने यहाँ से 4 कॉमन लिया, सो यू गेट n+5। सो n+5 इज योर आंसर, दैट मीन्स द आंसर इज ऑप्शन डी। ठीक है, आई होप क्लियर है। चलिए लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन।
अगला क्वेश्चन ये कह रहा है, अच्छा क्वेश्चन है, क्वेश्चन आपको मैं दिखा रहा हूँ, इसको पॉज करके आप इसका जवाब दीजिएगा। नाउ लेट्स ट्राई टू सॉल्व दिस। क्वेश्चन कह रहा है, कंसिडर द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग द परफॉर्मेंस ऑफ अ क्लास ऑफ 1000 स्टूडेंट्स इन 4 डिफरेंट टेस्ट। ठीक है, 4 क्लासेस हैं, मतलब एक क्लास में 1000 बच्चे हैं और उनके 4 टेस्ट लिए गए, टेस्ट 1, टेस्ट 2, टेस्ट 3, टेस्ट 4। एवरेज मार्क्स हर टेस्ट के दिए गए हैं 60, 60, 70 एंड 80, और रेंज ऑफ मार्क्स दी गई है कि बच्चों के जो मार्क्स हैं वो किस से किस नंबर तक के बीच में आए हैं, 30 to 90, 45 to 75, 20 to 100 एंड 0 to 100। अब अगर एक स्टूडेंट, यहाँ पर ये चीज़ थोड़ा सा मिसिंग है, इसको आप लोग लिख लीजिएगा, इन ईच टेस्ट। ठीक है, इफ अ स्टूडेंट स्कोर 74 मार्क्स इन ईच ऑफ द 4 टेस्ट, एक कोई स्टूडेंट है उसके चारों टेस्ट में 74 मार्क्स आते हैं, तो इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग टेस्ट इज हर परफॉर्मेंस द बेस्ट कंपैरेटिवली, तो किस टेस्ट में उसकी जो परफॉर्मेंस है वो सबसे बेस्ट है, सबसे बढ़िया है। अब ये कैसे पता लगेगा, देखो सबसे पहले उसके जो मार्क्स हैं वो कितने हैं, 74, स्टूडेंट के मार्क्स आए हैं 74। ठीक, अब आप देखो टेस्ट 4 की अगर मैं बात करूं, लेट्स से आई एम टॉकिंग अबाउट टेस्ट 4, उसकी परफॉर्मेंस हमें निकालनी है कि किस टेस्ट में उसकी परफॉर्मेंस सबसे बढ़िया है, बेस्ट है। ठीक है, अब इस चीज को आप ऐसे समझो, लेट्स टेक द टेस्ट 4 फर्स्ट। टेस्ट 4 के एवरेज मार्क्स ही 80 हैं, यानी कि एवरेज मार्क्स का मतलब क्या है कि जो 1000 बच्चों ने जितने मार्क्स आए हैं, है ना, ऑब्टेन किए हैं, उनका एवरेज निकाला गया तो दैट इज 80। अब ऑब्वियस सी बात है कि मान लीजिए आप ने जैसे कभी स्कूल में एग्जाम दिया होगा, कोई भी स्कूल कॉलेज में कहीं भी, तो किसी एक पेपर में अगर आपकी क्लास में लेट से 100 मार्क्स का पेपर है और एवरेज मार्क्स किसी पेपर में 75 हैं और आपके नंबर आ रहे हैं लेट से उस पेपर में 60, तो हम क्या कहेंगे, आपका परफॉर्मेंस एवरेज से तो पुअर है, यही कहेंगे ना, क्योंकि एवरेज नंबर जब 75 उस टेस्ट में है और आपके अगर 60 आ रहे हैं तो आपका परफॉर्मेंस तो खराब है, अच्छा कहाँ से है। तो वही चीज़ यहाँ पर देखो, एवरेज मार्क्स हैं 80, है ना, उस टेस्ट के एवरेज मार्क्स हैं 80, लेकिन बच्चे के आए हैं 74, तो यानी कि उसका परफॉर्मेंस तो एवरेज से खराब है, तो यानी कि 4th वाला तो आंसर हो नहीं सकता। ठीक है, आंसर 1, 2 और 3 में से कुछ हो सकता है, क्योंकि 1, 2 और 3 का एवरेज मार्क्स 60, 60 और 70 है और उसके मार्क्स एवरेज से ज़्यादा है तीनों में। लेकिन 70 में अगर आप बात करो तो जहां एवरेज मार्क्स 70 है उसके 74 है, यानी कि एवरेज से थोड़ा सा ज़्यादा है। ठीक है, बहुत ज़्यादा यहाँ पर भी नहीं है, थोड़ा सा ज़्यादा है। लेकिन अगर हम पेपर 1 और 2 की बात करें तो जहां एवरेज 60 मार्क्स हैं, यानी कि किसी ऐसे पेपर में जहां क्लास में किसी बच्चे के मतलब एवरेज जो नंबर ऑफ मार्क्स हैं वो 60 आ रहे हैं किसी पेपर में, और उसी पेपर में आपके मार्क्स अगर 74 हैं, तो आपका परफॉर्मेंस काफ़ी बेटर है एज़ कम्पेयर टू जब एवरेज मार्क्स 70 और आपके 74 आ रहे हैं, फिर तो यही होगा कि आपके भी एवरेज के लगभग आसपास हैं, लेकिन इसमें तो आपका एवरेज से काफ़ी ऊपर है ना। तो आंसर जो है वो ऑप्शन सी भी नहीं है, मतलब टेस्ट 3 भी नहीं है, 3 भी नहीं है, 4 भी नहीं है। ठीक है, अब दूसरी चीज़ देखो, 1 और 2 में एवरेज मार्क्स के कंपैरिजन में तो आपके मार्क्स दोनों में ही 14 ज़्यादा है। ठीक है, लेकिन जब हम रेंज ऑफ मार्क्स चेक करते हैं तो जहां पहले टेस्ट में बच्चों के मार्क्स 90 तक आए हुए हैं, है ना, बच्चों के मार्क्स 90 तक भी आए हुए हैं, लेकिन आपके तो 74 ही हैं, तो आपका परफॉर्मेंस उतना बेटर इसमें नहीं है। लेकिन जब आप सेकंड टेस्ट को देखते हो, सेकंड टेस्ट में जहां एवरेज मार्क्स 60 हैं, आपके 74 हैं, एवरेज से 14 ज़्यादा, पहली चीज़। और दूसरी चीज़, जहां रेंज ऑफ मार्क्स सिर्फ 75 तक गई हुई है, यानी कि 75 इज़ द हाइएस्ट मार्क्स दैट इज अचीव्ड इन दैट टेस्ट, वहां आपके 74 मार्क्स हैं, तो मतलब आपने काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस किया है, बेस्ट वाले स्टूडेंट के आप बिल्कुल क्लोज हो और एवरेज से भी आप ऊपर हो, यानी कि आपका जो परफॉर्मेंस है वो कंपैरेटिवली बेस्ट किस पेपर में है, किस टेस्ट में है, दैट इज इन टेस्ट नंबर 2। ठीक है, टेस्ट नंबर 2, द आंसर इज ऑप्शन बी। 2012 का सवाल है हालांकि, बट अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, काफ़ी अच्छी ऑब्जर्वेशन के बाद इस क्वेश्चन को आप सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3 है 2016 का। ठीक है, क्वेश्चन आपके सामने है, आप पढ़ें, सॉल्व करें, हम इसका सॉल्यूशन देखते हैं। इसमें लिखा है कि इन एड ऑफ चैरिटी एवरी स्टूडेंट इन अ क्लास कंट्रीब्यूट्स एज मेनी रुपीज एज द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन दैट क्लास। ठीक है, यानी कि हर बच्चा जो है वो उतना रुपया कंट्रीब्यूट करता है किसी चैरिटी के लिए जितने उस क्लास में स्टूडेंट्स हैं।
with the additional contribution of ₹2 by any one student only, the total contribution is 443. Then how many students are there in the class? वैसे तो खैर अगर आप थोड़ा सा एप्टीट्यूड इसमें लगाएंगे तो आपको डायरेक्टली देखते ही आंसर मिल जाएगा, बट अगर आप नहीं लगा पाते हैं तो यू कैन ऑल्सो सॉल्व इट। ठीक है, आप मान लीजिए कि नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जो हैं इन आ क्लास, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन आ क्लास जो हैं वो है x। ठीक है, तो हर स्टूडेंट जो कंट्रीब्यूट कर रहा है, यानी कि आप कह सकते हैं कंट्रीब्यूशन बाय ईच स्टूडेंट, हर स्टूडेंट के द्वारा जो कंट्रीब्यूशन किया गया वो भी x होगा। ठीक है, तो टोटल कंट्रीब्यूशन कितना हो गया? टोटल कंट्रीब्यूशन, ये सारी चीज़ें मैं जस्ट आप लोगों के लिए लिख रहा हूँ, ऐसा एग्जाम में आप लोगों को लिखने की ज़रूरत नहीं होती है। टोटल कंट्रीब्यूशन हो गया x इंटू एक्स, यस और नो। अगर दो लोगों ने 2-2 रुपया दिया तो टोटल कितना हो गया? 2 इंटू 2 दैट इज़ 4। तो x स्टूडेंट्स हैं और सबने x रुपीज़ दिए तो टोटल x स्क्वायर हो गया, यानी कि x इंटू एक्स। और एक बच्चे ने जो है वो 2 रुपया ज़्यादा दिया है तो 2 रुपया भी इसमें ऐड हो गया, और ये टोटल कंट्रीब्यूशन मिला के कितना है? दैट इज़ 443। सो दिस इज़ नथिंग बट x स्क्वायर प्लस 2 इज इक्वल टू 443, यानी कि x स्क्वायर इज 443 माइनस 2 इज 441, दैट मीन्स x इज स्क्वायर रूट ऑफ 441 विच इज़ 21। प्लस माइनस लेने का कोई सेंस नहीं है, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है, नेगेटिव में हो नहीं सकता। आंसर इज 21, दैट इज ऑप्शन बी। ठीक है, वेरी इजी क्वेश्चन, क्वेश्चन आस्क्ड इन 2016। ठीक है, चलिए इसी तरीके से 2016 का एक और क्वेश्चन है, इसमें एवरेज और परसेंटेज दोनों को थोड़ा सा मिक्स किया है, बट बहुत बेसिक परसेंटेज है, आई होप इतना तो आपको पता ही होगा। तो ये आपके सामने क्वेश्चन है, यू कैन जस्ट रीड एंड गो थ्रू इट एंड ट्राई टू सॉल्व इट। चलो हम इसका आंसर देखते हैं। द मंथली एवरेज सैलरी पेड टू ऑल द एम्प्लॉयज़ ऑफ अ कंपनी वॉज ₹5,000। ठीक है, कि किसी कंपनी में जितने भी एम्प्लॉयज़ हैं उन सबको जो सैलरी पे की जाती है उसका अगर हम एवरेज निकालें तो वो है 5,000। मंथली एवरेज सैलरी जो मेल एम्प्लॉयज़ को पे की जाती है वो है 5,200 और फीमेल एम्प्लॉयज़ को पे की जाती है वो है 4,200। दिस इज़ द एवरेज। ठीक है, फीमेल में भी कुछ को ज़्यादा कुछ को कम, मेल में कुछ को ज़्यादा कुछ को कम, बट जब मेल्स का एवरेज निकाला गया सैलरी का तो 5,200 है, फीमेल्स का जब एवरेज निकाला गया तो 4,200 है, और पूरी जब ओवरऑल कंपनी का निकाला गया जिसमें मेल और फीमेल्स दोनों इंक्लूडेड है तो वहाँ पर एवरेज है 5,000 रुपीज़। तो देन द परसेंटेज ऑफ मेल्स एम्प्लॉयड इन द कंपनी, तो कंपनी में टोटल एम्प्लॉयज़ में से मेल्स कितने हैं, उनका परसेंटेज कितना है। ठीक है, तो अगेन अ वेरी इजी क्वेश्चन। ठीक है, लेट्स से द नंबर ऑफ मेल्स एम्प्लॉयड इज m। ठीक है, आप x और y भी ले सकते हो। लेट द नंबर ऑफ फीमेल्स एम्प्लॉयड बी f। ठीक हो गया। अब आपको पता है कि टोटल सैलरी जो पे होगी दैट विल बी, क्योंकि ये एवरेज है ना, और मैंने आपको शुरुआत में कंसेप्ट में बताया एवरेज इज नथिंग बट सम ऑफ टर्म्स अपॉन नंबर ऑफ टर्म्स। तो आप ये कह सकते हो कि टोटल सैलरी जो पे होगी टू ऑल द एम्प्लॉयज विल बी इक्वल टू द टोटल सैलरी पेड टू द मेल्स प्लस टोटल सैलरी पेड टू फीमेल्स। ठीक है, अगर मैं इसको लिख लूं, लेट से टोटल सैलरी पेड टू ऑल एम्प्लॉयज। ठीक है, ऑल एम्प्लॉयज मतलब मेल प्लस फीमेल्स, इनको जितनी सैलरी जा रही है दैट इज सैलरी पेड टू मेल्स प्लस सैलरी पेड टू फीमेल्स। ठीक है, ये बात क्लियर हो गई। तो ऑल को जब सैलरी पे हो रही है तो वो है 5,000 दैट इज एवरेज इनटू नंबर ऑफ एम्प्लॉयज दैट इज मेल प्लस फीमेल इज इक्वल टू सैलरी पेड टू मेल। मेल को जो एवरेज सैलरी पे हो रही है दिस इज नंबर ऑफ मेल्स प्लस फीमेल को जो पे हो रही है दैट इज 4 प्लस f। ठीक है, यहाँ से मेल्स और फीमेल्स का एक रेशियो आपको मिलेगा, या मेल्स को आप फीमेल्स के टर्म में निकाल सकते हैं। आप इसको सॉल्व करेंगे तो यू विल गेट मेल इज इक्वल टू 4 टाइम्स ऑफ फीमेल। ठीक है, अब आपको निकालना है, मतलब इसको सॉल्व कर लीजिएगा इक्वेशन को, इतना तो आप सॉल्व कर सकते हैं। आपसे पूछा है कि कंपनी में परसेंटेज ऑफ मेल कितने हैं, तो परसेंटेज ऑफ मेल निकालने के लिए, परसेंटेज मेल्स निकालने के लिए क्या होगा, मेल्स अपॉन टोटल एम्प्लॉयज दैट इज मेल्स प्लस फीमेल इनटू 100। ठीक है, अब आप मेल की जगह 4f रख देंगे तो 4f और 4f प्लस 5 दैट इज 5f। तो योर आंसर विल बी
नथिंग बट 4/5 इंटू 100, दैट मीन्स 80%। तो कंपनी में 80% आर मेल्स, यानी कि अगर 100 लोग वहाँ पर हैं तो 80 पुरुष हैं, 80 मेल हैं और 20 जो हैं वो महिलाएं हैं। सो योर आंसर बिकम्स ऑप्शन बी। क्लियर है? ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, 2016 में पूछा गया है अगेन। ठीक है, चलो ये क्वेश्चन मैं आप लोगों के लिए रखता हूँ। ठीक है, इसको हम टेलीग्राम पर भी शेयर करेंगे, कुछ क्वेश्चन और भी शेयर करूंगा मैं, इस क्वेश्चन को भी टेलीग्राम में शेयर करेंगे। इस यहाँ पर एक हल्का सा कैच है, लेट्स सी कि आप उस कैच को पकड़ पाते हैं या नहीं, अदरवाइज द क्वेश्चन इज वेरी इजी। ठीक है, तो यहाँ पर मैं नोट भी कर लेता हूँ, दैट इज क्वेश्चन नंबर 5। ये मैं आपको टेलीग्राम पे भी शेयर करूँगा और आप इसको देख भी लीजिएगा। क्लियर है? चलिए, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है, ये क्वेश्चन नंबर 6 है, इसको आप देखें, वीडियो पॉज करें, आंसर दें, हम इसका आंसर डिस्कस करते हैं। आंसर कह रहा है कि सपोज द एवरेज वेट ऑफ 9 पर्सन इज 50 kg। 9 लोग हैं और 9 लोगों का जो एवरेज वेट है दैट इज 50 kg। फर्स्ट 5 पर्सन का एवरेज वेट 45 kg है और लास्ट 5 पर्सन का एवरेज वेट 55 kg है। तो आपको 5th पर्सन का वेट निकालना है। ठीक है, यानी कि आपको जो P1 प्लस P2 ये सारे पर्सन का वेट होगा अप टू P9 इज नथिंग बट, मैं सम की बात कर रहा हूँ, दिस इज सम। ठीक है, सम इज नथिंग बट एवरेज इनटू नंबर ऑफ टर्म्स, एवरेज इज 50 और 50 इंटू 9, सो दिस बिकम्स 450। ठीक है, सिमिलरली फर्स्ट 5 दैट इज P1 प्लस P2 प्लस सो ऑन अप टू P5, इनका सम कितना है 45 इंटू 5 दैट इज 225। ठीक है, और लास्ट 5 मतलब P5 से लेकर 9 तक, 5 6 7 8 9। ठीक है, 5 6 सो ऑन अप टू P9, दिस विल बी 55 इंटू 5 दैट इज 275। आपको 5th पर्सन का वेट निकालना है। अब आप जैसे ही इन दोनों इक्वेशंस को ऐड करोगे तो यू विल हैव P1 प्लस P2 प्लस ट्वाइस ऑफ P5 प्लस सो ऑन अप टू P9। ठीक है, ट्वाइस ऑफ P5 क्यों? क्योंकि P5 यहाँ भी है, P5 यहाँ भी है, जब ऐड करोगे 2 टाइम हो जाएगा। एंड दिस विल बी इक्वल टू दिस प्लस दिस दैट इज 500। अब इस वाली इक्वेशन में से आप इस वाली इक्वेशन को माइनस कर दो तो एक P5 यहाँ से कैंसिल हो जाएगा एंड यू विल गेट द वैल्यू ऑफ P5 एज 500 माइनस 450 दैट इज 50। तो जो 5th पर्सन का वेट है दैट इज नथिंग बट 50 kgs। द आंसर इज ऑप्शन सी। ठीक है, बड़ा बेसिक क्वेश्चन है ना, और यही तरीका है इसको सॉल्व करने का। क्लियर है बात? चलिए लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 आस्क्ड इन 2017। ठीक है, तो दिस इज द क्वेश्चन, यू कैन पॉज द वीडियो एंड गिव इट्स आंसर। हम इसका आंसर डिस्कस करते हैं। देयर आर 13, जो मैंने आपको अभी कंसेप्ट बताया नंबर ऑफ टर्म्स ऑड इवन वाला कंसेक्यूटिव वाला, वो यहाँ पर यूज होगा। देयर आर 13 2 डिजिट कंसेक्यूटिव ऑड नंबर्स। ठीक है, 39 इज द मीन ऑफ द फर्स्ट 5 सच नंबर्स, देन व्हाट इज द मीन ऑफ ऑल द 13 नंबर्स। ठीक है, 13 नंबर्स हैं, यानी कि नंबर ऑफ टर्म्स आर ऑड। ठीक है, 13 है ना, और कंसेक्यूटिव ऑड नंबर्स हैं। कंसेक्यूटिव ऑड नंबर मतलब वही कि हर नंबर के बीच का गैप इज क्या 2, है ना। तो इसमें अब एक तरीका तो जो आपका मैंने मतलब एक लेमैन तरीका बताया वो तो वही है कि आप नंबर को लेना शुरू कर दें x प्लस 2 x प्लस 4 x प्लस 6 x प्लस 8 ऐसे करके 13 टर्म्स बनाए, है ना। फिर फर्स्ट 5 का आप एवरेज लें, फिर आपको ओवरऑल सबका एवरेज निकालना है। तो एक तरीका वो है, लेकिन दूसरा तरीका जो थोड़ा सा आसान है वो यही वाला है, मैंने आपको जो बताया कि आप बीच का जो टर्म है दैट इज, क्योंकि 13 टर्म्स है ना, देयर आर 13 टर्म्स, और 13 टर्म्स में आपको पता है कि देयर विल बी वन मिडिल टर्म जो कि एवरेज होगा। ठीक है, अब ये मिडिल टर्म है और टोटल 13 टर्म्स है, तो यानी कि 6 टर्म इसके आगे और 6 टर्म इसके पीछे, मतलब पहले और बाद में, है ना। तो आप उसको ले सकते हैं लाइक x प्लस 2 x प्लस 4 x प्लस 6 x प्लस 8 x प्लस 10 और x प्लस 12। दीज आर योर 6 टर्म्स जो इसके बाद आएंगे, और इससे पहले आने वाले जो 6 टर्म होंगे दे विल अगेन बी x माइनस 2 x माइनस 4 x माइनस 6 x माइनस 8 x माइनस 10 एंड x माइनस 12। तो 6 टर्म्स देन दिस टर्म देन दिस 6 टर्म्स। ठीक है, टोटल आपके कितने टर्म हो गए 13। अब आपसे जो यहाँ पर लास्ट में जो मीन पूछा है, देखो यहाँ पर वाला कंसेप्ट भी यूज हो रहा है, द टर्म गिवन इज मीन, और मैंने आपको बताया कि फॉर यू
आपके लिए मीन इज नथिंग बट एवरेज। तो कहीं पर भी क्वेश्चन में अगर मीन दिखाई दे तो घबराना नहीं है, वो आपसे एवरेज ही पूछ रहा है। ठीक है, अब देखो ये जैसी मैंने आपको ये चीज़ बताई, अब यहाँ पर आप ये चीज़ समझो कि इन सब टर्म्स का जब आप एवरेज निकालोगे, कैसे निकालोगे, सम ऑफ ऑल दीज टर्म्स डिवाइडेड बाय 13, है ना। अब आप जब इनका सम करोगे, -12 + 12 -10 + 10 -8 + 8 ऐसे करके ये माइनस माइनस वाला तो सब गए। ठीक है, बचा क्या, x x x x x हाउ मेनी टाइम्स, 13 टाइम्स। ठीक है, तो 13x/13, सो यू गेट द एवरेज एज दिस। सो दिस इज योर एवरेज। मतलब आपको जो फाइनल आंसर में चीज़ निकालनी है, आपको x की वैल्यू निकालनी है बस। ठीक है, और इसमें एक चीज़ ये दी है कि 39 इज द मीन ऑफ द फर्स्ट 5 सच नंबर्स। अब फर्स्ट 5 नंबर्स कौन कौन से हैं, ये दिस इज फर्स्ट, दिस इज सेकंड, दिस इज थर्ड, दिस इज फोर्थ, दिस इज फिफ्थ। इन सब का जो एवरेज है वो है 39। तो इन सब का एवरेज कितना होगा, x x x x x, दैट इज 5x। मैं सम कर रहा हूं पहले, है ना, और इनको आप ऐड करेंगे तो यू विल हैव 10 10 10 12 30 40 -40 डिवाइडेड बाय 5। दिस इज द एवरेज ऑफ दीज मेनी टर्म्स। और ये एवरेज कितना दिया हुआ है, 39 के बराबर। ठीक है, अभी इसको पूरा क्रॉस मल्टीप्लाई करके सॉल्व नहीं करना, थोड़ा सा यहाँ पर ध्यान दें। आपका 5 कॉमन आएगा और 5 से कट जाएगा, सो यू विल हैव x - 8 इज इक्वल टू 39। सो फ्रॉम हेयर यू गेट x इज इक्वल टू 39 + 8 दैट इज 47। और यही चीज़ आपको निकालनी थी, है ना। जो आपको ये एवरेज ऑफ द ऑल द 13 नंबर्स निकालना है वो x ही है। सो योर आंसर बिकम्स डायरेक्टली फ्रॉम हेयर 47। अगर आप x+1 x+ मतलब x+2 x+4 ऐसे करके ले चलते, मतलब यहाँ से अगर आप सीरीज को आगे बढ़ाते तो कॉम्प्लिकेटेड हो जाता, क्योंकि फिर आपको जो 13 टर्म्स का एवरेज है वो भी कैलकुलेट करना पड़ता। बट ऐसे करने से फ़ायदा ये है कि x की वैल्यू आपको जैसे ही यहाँ से मिली, दैट इज डायरेक्टली योर आंसर। ठीक है, क्लियर है बात। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। चलो क्वेश्चन नंबर 8 भी मैं आप लोगों के लिए टेलीग्राम पे दूंगा। अगेन इट्स अ वेरी इजी क्वेश्चन है। ठीक है, वहाँ पर इसको आप लोग सॉल्व कीजिएगा। अच्छा, आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों को एक चीज़ ये बताना चाहता हूँ कि आप में से हो सकता है कि कुछ लोग 2026 के लिए तैयारी कर रहे हो, 2026 के लिए। तो उनके लिए हमारा जो CSET का नया बैच शुरू होगा वो 1 जनवरी से शुरू होगा, 1 जनवरी 2025 से। और इसमें वही तीनों चीज़ें हम लोग कवर करेंगे, क्वांट, रीजनिंग और कॉम्प्रिहेंशन। और आप इस बैच में एनरोल हो सकते हैं, अभी चाहें अभी भी एनरोल हो सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, उसके थ्रू जाके आप एनरोल कर सकते हैं। और इसमें डिफरेंशियल प्राइसिंग रखी गई है, मतलब शुरुआत में आप जितना जल्दी इसमें एनरोल कर लेंगे उतना ज़्यादा फ़ायदा आपको मिलेगा। 21 अप्रैल तक अगर आप इसमें एनरोल करते हैं तो 1499 इसका प्राइस है। ठीक है, अगर आप 11 मई तक एनरोल करते हैं तो 1749 में आपको एनरोलमेंट मिलेगा। और अगर आप 31 मई तक एनरोल करते हैं तो 1999 इसका प्राइस रहेगा। तो आप इसमें से अगर इंटरेस्टेड हैं, अगर 2026 की आप प्रिपरेशन कर रहे हैं तो देर ना लगाएं और जल्द से जल्द इसमें एनरोल कर लें। और 1 जून से शार्प हम लोग वाली जो क्लासेस हैं वो शुरू हो जाएंगी। ठीक है, चलिए बाकी अगर डिटेल्स आपको चाहिए तो इसका जो लिंक है नीचे डिस्क्रिप्शन में, उसके थ्रू आप जाएं। और टेलीग्राम में तो अभी ये शेयर नहीं हुआ है, वेबसाइट के थ्रू ही आपको इसकी जो इन्फॉर्मेशन है वो डिटेल वहाँ पर मिल जाएगी। ठीक है, कि कितनी देर की क्लासेस होंगी, क्या होगा, वो सब चीज़ आपको वहाँ पर मिल जाएगी। ठीक है, चलिए हम लोग फिलहाल नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, ये क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, आस्क्ड इन 2019 में पूछा गया सवाल। आप इसको पढ़ें और इसका जवाब आप दे सकते हैं। ठीक है, चलो देखो क्वेश्चन कह रहा है कि द एवरेज मार्क्स ऑफ 100 स्टूडेंट्स आर गिवन टू बी 40। 100 स्टूडेंट्स के एवरेज मार्क्स जो हैं वो 40 हैं। बाद में लेकिन इट वाज लेटर फाउंड दैट मार्क्स ऑफ वन स्टूडेंट वर 53 विच वर मिसरेड एज 83, द करेक्टेड मीन मार्क्स आर। ठीक है, कि 100 स्टूडेंट्स का जो एवरेज है, कि मार्क्स का जो एवरेज है वो 40 है, लेकिन बाद में ये पाया गया कि एक स्टूडेंट के मार्क्स जो हैं वो एक्चुअल में 53 थे, लेकिन उनको जब एवरेज कैलकुलेट किया गया उस समय उसको रीड किया गया 83, है ना। थे उसके मार्क्स एक्चुअल में 53 लेकिन काउंट किया गया 83। तो अब जो मीन में बदलाव आएगा, जो करेक्टेड मीन होगा वो क्या होगा। ठीक है, तो देखो सिंपल सी बात है, 40 स्टूडेंट्स का जो मार्क्स का सम होगा, 40 स्टूडेंट्स के जो मार्क्स का सम होगा, सम ऑफ 40 स्टूडेंट्स, 40 स्टूडेंट्स के मार्क्स का जो सम होगा वो कितना होगा,
बार बार वही वाली चीज़ मैं यूज़ कर रहा हूँ जो कंसेप्ट मैंने आपको बताया, ठीक है। जब एवरेज दिया हुआ है और नंबर ऑफ टर्म्स आपके पास हैं तो आप सम निकाल सकते हैं एवरेज इनटू नंबर ऑफ टर्म्स करके। तो दिस इज योर एवरेज, दिस इज योर नंबर ऑफ टर्म्स या नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, सो दिस बिकम्स 4000, ठीक है। क्लियर है? तो ये उसका सम है, लेकिन इस सम में 83 एडेड है, जबकि ऐड होना क्या चाहिए था 53। तो जो करेक्टेड सम होगा, ये सम तो है लेकिन ये सम सही नहीं है, ठीक है, क्योंकि इसमें मार्क्स जुड़ने चाहिए थे स्टूडेंट के 53, लेकिन जुड़ गए हैं 83। तो इसको सम को करेक्ट करने के लिए हम क्या करेंगे, 4000 में से 83 माइनस करेंगे, जो रॉन्ग लिखा गया है उसको हटाएंगे, जो सही है उसको ऐड कर देंगे। सो दिस बिकम्स दिस, है ना, एंड दिस विल बी 3970। अब करेक्टेड सम आ गया तो करेक्टेड एवरेज भी आ जाएगा, है ना। करेक्टेड एवरेज क्या हो जाएगा, स्टूडेंट्स के नंबर में तो कोई चेंज नहीं है, सम ऑफ मार्क्स अपॉन नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स तो वही है, दैट इज 100। सो दिस इज 39.7। सो करेक्टेड एवरेज और द करेक्टेड मीन मार्क्स इज 39.7, ठीक है। या फिर आप इसको एक दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं, आपको ये पूरा कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं है, आप सिर्फ ये समझिए कि जो मीन मार्क्स करेक्ट हो रहे हैं वो इसी वजह से हो रहा है ना कि 83 लिखा गया था जबकि लिखना 53 था, है ना। तो उसके लिए आपको क्या करना है जो 83 को हटाना है और 53 को ऐड करना है। दैट मीन्स योर मीन मार्क्स और द एवरेज मार्क्स विल बी रिड्यूस्ड बाय हाउ मच, 83 उसमें पहले से एडेड है, आपको 53 ऐड करना था। दैट मीन्स योर मीन मार्क्स विल रिड्यूस बाय, या टोटल मार्क्स विल रिड्यूस बाय हाउ मच, 30 से टोटल मार्क्स रिड्यूस हो जाएगा ना, वही तो हमने यहाँ पर किया। मैं कह रहा हूँ ये चीज़ आप बिना लिखे भी माइंड में भी कर सकते हैं, ठीक है, कि जितना एवरेज है उसमें से, मतलब जितने टोटल मार्क्स हैं उसमें से 30 मार्क्स कम हो जाएंगे, क्योंकि 83 लिखा गया था जबकि लिखना 53 था, ठीक है। तो टोटल में से अगर 30 मार्क्स कम हो गए, और वो 30 मार्क्स कितने स्टूडेंट्स का टोटल है, 100 मार्क्स, 100 स्टूडेंट्स का। तो यानी कि जब आप एवरेज निकालोगे तो पर स्टूडेंट, क्योंकि एवरेज का मतलब क्या हुआ, पर स्टूडेंट, तो पर स्टूडेंट वो मार्क्स कितने कम हो गए, 0.3, क्योंकि 100 स्टूडेंट्स के मार्क्स का टोटल 30 कम हो रहा है ना। तो हर स्टूडेंट के हिसाब से अगर हम बात करें, एवरेज के हिसाब से बात करें, तो 30 डिवाइडेड बाय 100 यानी कि 0.3 कम हो जाएगा, यानी कि जो आपका एवरेज है जो 40 था वो 0.3 कम हो जाएगा। सो डायरेक्टली भी आप कह सकते थे कि 40 माइनस 0.3 अगर एवरेज कम होता है, सो यू गेट 39.7 एज द न्यू एवरेज, ठीक है। अगर आप थोड़ा सा इसको माइंड में कर सके तो डायरेक्टली भी कर सकते हैं, अदरवाइज अगर माइंड में नहीं कर सकते हैं तो ऐसे पूरा लिख के भी कर लें, हार्डली इसमें भी 1-1.5 मिनट ही लगेगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, ठीक है। ये भी बहुत आसान क्वेश्चन है, इसको भी आप लोग खुद से ट्राई करेंगे। दैट इज क्वेश्चन नंबर 10 ऑल्सो आई विल शेयर इट विद यू ऑन टेलीग्राम, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में भी कंसेप्ट उसी तरीके का यूज़ हो रहा है जो अभी हम लोगों ने पीछे वो मेल एंड फीमेल वाला किया है ना, कंपनी वाला। इसकी मैं आपको थोड़ा सा हिंट दे देता हूँ, यू कैन जस्ट ट्राई, है ना, आप इसको ट्राई करें वीडियो पॉज करके। मैं आपको बताता हूँ, इसमें देखो वही दिया हुआ है, गर्ल्स बॉयज़, ठीक है। इंग्लिश और हिंदी में गर्ल्स और बॉयज़ का एवरेज मार्क्स कितना है वो दिया हुआ है 9887, और ओवरऑल एवरेज मार्क्स की बात करें यानी कि गर्ल्स और बॉयज़ के मिला के तो 8.8 और x है, तो आपको x की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। सबसे पहले आपको करना क्या है कि जो इंग्लिश में मार्क्स दिए हुए हैं एवरेज, उस वाले डेटा को आप यूज़ करेंगे जैसे हमने कंपनी के केस में वो सैलरी के केस में यूज़ किया था, ठीक है। तो वैसा ही आप यहाँ पर भी यूज़ करेंगे, दैट इज़ ओवरऑल। पहले तो आप ये मान लें कि नंबर ऑफ, या आप कह सकते हैं कि लेट द नंबर ऑफ गर्ल्स बी जी एंड द नंबर ऑफ बॉयज़ बी बी, ठीक है। तो आपने ये देखा कि जो ओवरऑल मार्क्स हैं दैट इज 8.8, तो टोटल मार्क्स विल बी दिस, मैं बात कर रहा हूँ इंग्लिश वाले सब्जेक्ट में, ठीक है, आई एम टॉकिंग अबाउट इंग्लिश। दिस इज इक्वल टू 9G प्लस 8B, ठीक है। यहाँ से आप इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो व्हाट यू विल गेट द वैल्यू ऑफ G एज 4B, ठीक है। इसको सॉल्व कर लेंगे, फिर इस चीज़ को आप हिंदी में अप्लाई कर देंगे,
ठीक है, हिंदी में एवरेज इज एक्स, जी प्लस बी इज इक्वल टू 8g प्लस 7b। ठीक है, x की वैल्यू आपको निकालनी है, g प्लस बी, g इज 4b तो b प्लस बी इज 5b, सो दिस इज x 5b इज इक्वल टू 8, g की वैल्यू 4b, दैट इज 8 इंटू 4 इज 32 प्लस 7 इज 39b। सो फ्रॉम हेयर यू गेट द वैल्यू ऑफ x एज 39b डिवाइडेड बाय 5b, सो b से b कैंसिल हुआ एंड दिस कम्स आउट टू बी 7.8। ठीक है, इसको आप डिवाइड करेंगे सो यू विल गेट द आंसर एज 7.8 द वैल्यू ऑफ x। ठीक है, अगेन वेरी बेसिक वेरी इजी क्वेश्चन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 2020 में पूछा गया है। क्वेश्चन है आपके सामने, आप हिंदी इंग्लिश जिसमें चाहे पढ़ सकते हैं, वीडियो को पॉज करके। हम इसका आंसर देखते हैं। इन अ क्लास देर आर 3 ग्रुप्स। ठीक है, कोई क्लास है, देयर इज अ क्लास, और उस क्लास में 3 ग्रुप हैं। ठीक है, ग्रुप ए, ग्रुप बी एंड ग्रुप सी। ठीक, अब इसमें लिखा है इफ 1 स्टूडेंट फ्रॉम ग्रुप ए इज एंड 2 स्टूडेंट्स फ्रॉम ग्रुप बी आर शिफ्टेड टू ग्रुप सी। एक स्टूडेंट को ग्रुप ए से ग्रुप सी में डाला और 2 स्टूडेंट को बी से सी में शिफ्ट किया, तो देन व्हाट हैपेंस टू द एवरेज वेट ऑफ द स्टूडेंट ऑफ द क्लास। अब जब आप क्लास के नंबर ऑफ स्टूडेंट्स की बात कर रहे हैं और क्लास के अगर आप स्टूडेंट्स के एवरेज वेट की बात कर रहे हैं, तो क्लास में तो ए बी ग्रुप के बच्चे भी हैं, बी के भी हैं, सी के भी हैं। ठीक है, तो क्लास में जब आप एवरेज निकालेंगे तो यू विल फाइंड आउट द वेट ऑफ ऑल स्टूडेंट्स डिवाइडेड बाय द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। ठीक है, अब वो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जो क्लास में हैं, जब आप उनको विद इन द ग्रुप्स शिफ्ट कर रहे हो, तो ऐसा तो है नहीं कि आप इस ग्रुप के बच्चों को यहाँ शिफ्ट कर रहे हो बट वो क्लास से बाहर चले गए। क्लास में तो अभी भी है ना, तो जब आप क्लास में वो अभी भी हैं तो भले ही आप उनको यहाँ से यहाँ शिफ्ट करो या यहाँ शिफ्ट करो, क्या फ़र्क पड़ता है। जब आप क्लास का एवरेज लोगे तो द एवरेज विल रिमेन द सेम, क्योंकि कोई भी स्टूडेंट क्लास के बाहर नहीं गया है और बाहर से कोई नया स्टूडेंट इंक्लूड नहीं हुआ है। जो भी ये शिफ्टिंग हो रही है वो क्लास में इंटरनली हो रही है विद इन द ग्रुप्स, तो उससे क्लास के एवरेज जो स्टूडेंट्स का वेट है उस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि चाहे वो स्टूडेंट ग्रुप ए में था, चाहे बी में था या सी में था, जब आप ओवरऑल क्लास में उसको काउंट करोगे तो वो उसी क्लास में है अभी भी। ठीक है ना, सो फॉर दिस इट इज़ अ वेरी इजी एंड वेरी लॉजिकल क्वेश्चन कि जो एवरेज है वो रिमेन्स द सेम। ठीक है, एवरेज में कोई भी चेंज नहीं होगा। क्लियर है बात। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 अगेन इज अ वेरी कॉमन टाइप ऑफ अ क्वेश्चन आस्क्ड इन एवरेज। ठीक है, आप इसको क्वेश्चन पढ़ें, वी विल ट्राई टू सॉल्व इट। द एवरेज स्कोर ऑफ अ बैट्समैन आफ्टर 50th इनिंग। एक बैट्समैन है, 50th इनिंग के बाद उसका जो एवरेज है वो 46.4 है, और 60th इनिंग के बाद उसका जो एवरेज स्कोर है वो 2.6 बढ़ जाता है, मतलब जितना पहले था उससे 2.6 ज़्यादा हो जाता है। तो व्हाट वाज हिज एवरेज स्कोर इन द लास्ट 10 इनिंग्स। तो पिछले 10 इनिंग्स में उसका एवरेज स्कोर निकालना है आपको, पिछले 10 इनिंग में या आखिरी 10 इनिंग में आप कह सकते हैं, 50 से मतलब 51 से 60th इनिंग तक। तो देखो 50 इनिंग के बाद उसका जो टोटल रन्स होंगे, क्योंकि किसी भी बैट्समैन का जब आप एवरेज निकालते हो तो कैसे निकलता है, नंबर ऑफ रन्स स्कोर्ड डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ इनिंग्स ही हैज प्लेड। अच्छा, एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, हालांकि वो यहाँ पर दिया नहीं गया है, बट क्रिकेट में ये मतलब मैं रियलिटी है वो आपको बता रहा हूँ। रियलिटी ये है कि बैट्समैन जिस इनिंग्स में आउट होता है, ठीक है, वही इनिंग्स को काउंट किया जाता है फॉर कैलकुलेटिंग द एवरेज। अगर मान लीजिए लेट से कि 50th इनिंग्स 50 उसने इनिंग्स खेली हैं, उसमें से वो 5 बार नॉट आउट रहा है। ठीक है, मैं जस्ट थोड़ा सा इसमें कॉम्प्लेक्सिटी ऐड कर रहा हूँ, इसको एक रियल लुक देने के लिए क्वेश्चन को। मान लीजिए 50 इनिंग्स किसी बैट्समैन ने खेली और उसमें से 5 बार वो नॉट आउट रहा है, यानी कि वो सिर्फ 45 टाइम्स ही आउट हुआ है। तो जब आप एवरेज कैलकुलेट करोगे ना तो वो 45 से काउंट होगा, 50 से काउंट नहीं होगा। ठीक है, ये ध्यान रखना। हो सकता है कि आप में से जो लोग क्रिकेट में इंटरेस्ट रखते हैं उनको ये चीज़ पता होगी, बट अदरवाइज भी आप लोग याद इसको रखिएगा। ठीक है, चलो तो देखो टोटल रन्स इन 50 इनिंग्स, 50 इनिंग्स। अब यहाँ पर तो ऐसा कोई
तामझाम दिया नहीं है तो आप सिंपल ये मान के चलोगे कि सारे इनिंग्स में वो आउट हुआ है ना। तो टोटल रन्स क्या हो जाएंगे 46.4 इंटू 50, है ना। वही सम इज नथिंग बट एवरेज इंटू नंबर ऑफ टर्म्स, तो वही हमने किया, एवरेज इंटू नंबर ऑफ टर्म्स। सो दिस विल कम आउट टू बी 2320। ठीक है। अब 60 इनिंग्स के बाद जो उसके टोटल रन्स होंगे वो कितने हो जाएंगे, टोटल रन्स इन 60 इनिंग्स, टोटल 60 इनिंग्स में उसके जो रन्स हो जाएंगे वो कितने हो जाएंगे। एवरेज जो है वो पहले 46.4 था और 2.6 बढ़ गया, यानी कि एवरेज हो गया है 49। ठीक है। और अब यहां पर जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो ध्यान रखिएगा इट विल बी 60, क्योंकि अब आप 60 इनिंग्स की बात कर रहे हैं। सो दिस विल कम आउट टू बी आई थिंक 2940, है ना। तो यानी कि उसने 51 से लेकर 60 इनिंग में, पहली 50 पारियों में उसने इतने रन बनाए, कुल 60 पारियों में इतने रन बनाए, तो यानी कि 51 से लेकर 60 इनिंग्स तक कितने रन बनाए, 51 से लेकर 60 इनिंग्स तक कितने रन बनाए। ये तो सिंपल है ना, 2940 और उसमें से आप 2320 को माइनस कर दें, सो यू विल गेट 026, 620 रन बनाए। लेकिन हमसे रन्स नहीं पूछा है, मतलब टोटल रन्स नहीं पूछा है, हमसे पूछा है कि एवरेज स्कोर कितना था। तो एवरेज आप सिंपल है फिर से निकाल सकते हैं, है ना। लास्ट के जो 10 इनिंग्स हैं उनमें टोटल रन्स हैं 620 और नंबर ऑफ इनिंग्स कितनी हो गई 10। सो सिंपली यू कैन से दैट 62 इज दी एवरेज स्कोर, यानी कि पिछले 10 पारियों में उसने हर पारी में औसत 62 रन बनाए हैं। कभी ज़्यादा बनाए हो सकते हैं, कभी कम बनाए हो सकते हैं, बट जब उनका एवरेज लिया तो दैट इज 62, यानी कि कुल मिला के उसने लास्ट के 10 इनिंग्स में 620 रन बनाए हैं। ठीक है। अगेन इजी क्वेश्चन है। ठीक है, चलो लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14। अगेन अ वेरी गुड क्वेश्चन आस्क्ड इन 2021। क्वेश्चन आप पढ़ें, वीडियो पॉज करके सॉल्व करें। चलो मैं आपको इसका आंसर बताता हूँ। देर आर 2 क्लासेस, ठीक है, देखो साथ साथ करेंगे। 2 क्लासेस हैं, क्लास ए और क्लास बी, है ना। इस क्लास में 25 स्टूडेंट्स हैं, इस क्लास में 30 स्टूडेंट्स हैं। ठीक। क्लास ए में जो हाईएस्ट स्कोर है वो 21 है और लोएस्ट स्कोर जो है वो 17 है, यानी कि जो रेंज ऑफ मार्क्स हो गया वो 17 से 21 हो गया। लोएस्ट मार्क्स 17 है, हाईएस्ट मार्क्स 21 है। और क्लास बी में जो हाईएस्ट मार्क्स है वो 30 है और लोएस्ट मार्क्स 22 है, यानी कि यहाँ का अगर हम रेंज देखें तो 22 से 30 हो गया। क्लियर बात ए और बी की। अब 4 स्टूडेंट्स आर शिफ्टेड फ्रॉम क्लास ए टू क्लास बी। अब 4 स्टूडेंट्स को यहाँ से यहाँ शिफ्ट किया है, 4 स्टूडेंट्स। ठीक है, देखो बड़ा लॉजिकल क्वेश्चन है, ध्यान से देखना। 4 स्टूडेंट्स को ए से बी में शिफ्ट किया है। ठीक। अब 2 स्टेटमेंट्स दी हैं और उनमें से कौन से स्टेटमेंट करेक्ट है आपको ये बताना है। पहला स्टेटमेंट कह रहा है द एवरेज स्कोर ऑफ क्लास बी विल डेफिनेटली डिक्रीज, कि क्लास बी का जो एवरेज स्कोर है इन 4 स्टूडेंट्स के आने से वो डेफिनेटली डिक्रीज करेगा। दूसरा स्टेटमेंट कह रहा है कि द एवरेज स्कोर ऑफ क्लास वे विल डेफिनेटली इंक्रीज। डेफिनेटली का मतलब होता है ऑलवेज, हमेशा। आप ये नहीं कहेंगे कि कभी हो रहा है कभी नहीं हो रहा है, तो डेफिनेटली वाली चीज़ सही नहीं होगी, है ना। डेफिनेटली का मतलब है कि हाँ हमेशा ऐसा होगा कि बी का जो बी क्लास है उसका एवरेज हमेशा कम होगा और ए क्लास का एवरेज हमेशा बढ़ेगा। तो कौन सा स्टेटमेंट में सही है। अब देखो, आप बड़े ध्यान से देखो, जिन 4 स्टूडेंट्स को यहां से यहां शिफ्ट किया गया है उनके मार्क्स इस रेंज में ही होंगे, समझते हो। अच्छा पहली चीज तो ये समझो, इन दोनों क्लास में से किस क्लास का एवरेज मार्क्स ज्यादा होंगे। मैंने आपको पीछे एक कंसेप्ट में बताया था कि एवरेज इज ऑलवेज लाइज बिटवीन द हाईएस्ट एंड द लोएस्ट नंबर। तो यानी कि इस क्लास का एवरेज अगर मैं बात करूं तो 17 से 21 के बीच में होगा। इस क्लास के स्टूडेंट्स के मार्क्स के एवरेज की अगर मैं बात करूं तो 22 से 30 होगा। ठीक है, क्योंकि लोएस्ट ये है, हाईएस्ट ये है, लोएस्ट ये है, हाईएस्ट ये है। यानी कि क्लास बी का जो एवरेज मार्क्स का स्कोर है ना, एवरेज है वो ज़्यादा है और क्लास ए से, पहली बात। दूसरी बात यह है कि जब आप इन 4 स्टूडेंट्स को यहाँ से यहाँ शिफ्ट कर रहे हो तो वो 4 स्टूडेंट, अब मान लो लेट से, चलो मुझे पता नहीं है बट लेट से कि इस क्लास का जो एवरेज है वो 19 मार्क्स है, मैं मान लेता हूँ। ठीक है, और इस क्लास का लेट से द एवरेज इज 25 मार्क्स। ठीक है, लेट से, ये लेट है, हाँ सपोज है, ये 19 मार्क्स है। अब अगर मान लो ये 4 स्टूडेंट जो हैं उनके मार्क्स 19 से ज़्यादा हैं, लेट से
ठीक है, अगर इन 4 स्टूडेंट्स के मार्क्स 19 से ज़्यादा हैं, मान लो चारों के मार्क्स 2 के 20 हैं, 2 के 21 है, लेट से, ठीक है, मान लिया हमने कि जो इन 4 स्टूडेंट्स को हम शिफ्ट कर रहे हैं उनमें से 2 के मार्क्स 20 हैं और 2 के मार्क्स 21 है। अब हम इन 4 स्टूडेंट को जब यहाँ शिफ्ट करेंगे तो इस क्लास का जो एवरेज है वो क्या हो जाएगा, वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, क्योंकि एवरेज से ज़्यादा वाले स्टूडेंट्स को हमने हटा दिया तो एवरेज थोड़ा सा और कम होगा, है ना, समझते हैं बात। लेकिन अगर मान लो कि इस क्लास में से जो ये 4 बच्चों को मैंने हटाया इनके मार्क्स थे 2 के 17 और 2 के 18, अगर ऐसा था तो 2 के 17 2 के 18 थे और मैंने उन बच्चों को यहां से हटाया तो यानी कि मेरा एवरेज थोड़ा सा बढ़ जाएगा। तो यानी कि इन 4 बच्चों को जब मैं यहां से यहां शिफ्ट कर रहा हूं तो ए क्लास का एवरेज कम हो रहा है या बढ़ रहा है। एक केस में अगर मैंने लिया सिनेरियो तो वो बढ़ रहा है ना, इस वाले केस में अगर मैं बात करूं तो कम हो जाएगा, इस वाले केस में वह बढ़ जाएगा। तो डेफिनेटली मैं नहीं कह सकता कि ये 4 स्टूडेंट्स को जब मैंने यहाँ से ए से बी शिफ्ट किया तो ए का एवरेज जो है वो डेफिनेटली कम होगा, ठीक है। तो ये वाली स्टेटमेंट तो गलत है। अब मुझे चेक करनी है कि क्या पहली वाली स्टेटमेंट सही है या नहीं है, कि ए वाले क्लास का एवरेज जो है वो बढ़ेगा। तो देखो बी वाले का एवरेज डेफिनेटली बढ़ेगा, डेफिनेटली कम होगा। अब बी वाले का देखो, जब एवरेज की मैं बात करता हूँ तो मुझे ये ऑब्वियस सी बात पता है ए का एवरेज बी के एवरेज से ज़्यादा है, क्योंकि हाईएस्ट और लोवेस्ट की रेंज से मैंने ये चीज़ बता दी। अब ऑब्वियसली बात है कि यहाँ से मैं जब बच्चे इधर लेके आ रहा हूँ इनका एवरेज कम है, इनका एवरेज कम है इससे, है ना, तो वो ऑब्वियसली बात है कि वो इस एवरेज को नीचे की तरफ को शिफ्ट करेंगे, क्योंकि उनके मार्क्स तो कम ही है ना, तो वो डेफिनेटली इसके एवरेज को नीचे की तरफ को शिफ्ट करेंगे, यानी कि थोड़ा सा डिक्रीज करेंगे। समझ पा रहे हैं बात, है ना। जैसे मान लो ये 4 स्टूडेंट भी अगर यहाँ से यहाँ शिफ्ट हुए तो वो इस एवरेज को कम करेंगे नहीं करेंगे, क्योंकि उस क्लास का एवरेज 22 से 30 के बीच में कुछ है, बट यहाँ से जो स्टूडेंट्स आ रहे हैं उनके मार्क्स तो 20 20 21 21 है, या लेट से चारों बच्चों के मार्क्स अगर 21 भी हैं हाईएस्ट, तब भी वो उसके एवरेज को कम करेंगे, क्योंकि इसका एवरेज तो 22 से 30 के बीच में है ना। एवरेज का मतलब ये है कोई भी एवरेज तब बढ़ता या घटता है अगर मान लो जैसे किसी भी कुछ संख्याओं का, कुछ नंबर्स का एवरेज अगर 25 है, उसमें अगर मैं कुछ और नंबर्स ऐड कर रहा हूँ जिनकी वैल्यू 25 से ज़्यादा होगी तो उसका एवरेज जो सारे नए नंबर ऑफ टर्म्स हैं उनका एवरेज 25 से ज़्यादा हो जाएगा। लेकिन अगर कुछ नंबर्स का सम एवरेज 25 है और उसमें मैं कुछ और नंबर्स ऐसे ऐड कर रहा हूँ जिनकी वैल्यूज 25 से कम है, तो नए नंबर ऑफ टर्म्स का जब मैं एवरेज लूँगा तो वो 25 से कम हो जाएगा। तो वही चीज़ यहाँ पर भी हो रही है, जो एवरेज 22 से 30 के बीच में है ना, 22 से 30 के बीच में ये एवरेज होगा। अगर मैं उसमें चारों बच्चों को ऐड करता भी हूँ जिनके मार्क्स मान लीजिए 21 भी है चारों के, लेकिन तब भी क्योंकि वो एवरेज से कम मार्क्स लेके आ रहे हैं तो वो ओवरऑल जब मैं एवरेज निकालूंगा तो क्लास का कम हो जाएगा। तो इसीलिए जो पहला स्टेटमेंट है इसमें कि द एवरेज स्कोर ऑफ क्लास बी विल डेफिनेटली डिक्रीज, दिस इज करेक्ट, और ए का डेफिनेटली इंक्रीज करेगा वो गलत है। सो योर आंसर विल बी ऑप्शन ए। क्लियर है, ठीक है, आंसर विल बी ऑप्शन ए। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 15, सेकंड लास्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन काफ़ी अच्छा है, आस्क्ड इन 2023। बीच में अभी 2-3 क्वेश्चंस और हैं जो मैंने यहाँ पर आपको शो नहीं किया, मैं आपको टोटल 16 क्वेश्चंस शो कर रहा हूँ। मैंने आपको 19 बताए थे, तो 3 क्वेश्चन तो वैसे भी हैं जो सिमिलर कंसेप्ट पर बेस्ड हैं, और 2-3 क्वेश्चन और, ये सारे क्वेश्चन मैं आपको टेलीग्राम में शेयर करूँगा, ठीक है। तो ये हो गया क्वेश्चन है, इसको आप लोग पढ़ें और सॉल्व करें। वीडियो पॉज करके हम आंसर देखते हैं। फॉर 5 चिल्ड्रन विद एजेस A less than B less than C less than D less than E, any two successive age differs by 2 years। ये तो हमें ऊपर इन्फॉर्मेशन दी हुई है, ठीक है, डेटा सफिशिएंसी का क्वेश्चन है। इनको करना कैसे होता है वो भी मैं आपको बताऊंगा। पहले एक क्वेश्चन दिया है कि व्हाट इज द एज ऑफ द यंगेस्ट चाइल्ड, जो सबसे छोटा बच्चा है, यंगेस्ट है, उसकी आपको एज निकालनी है, पहली चीज, दिस इज द क्वेश्चन। और 2 स्टेटमेंट दिए हैं कि द एज ऑफ द एल्डेस्ट इज 3 टाइम्स द यंगेस्ट, जो सबसे बड़ा बच्चा है उसकी एज यंगेस्ट के 3 गुना है। स्टेटमेंट 2 कह रहा है द एवरेज एज ऑफ द चिल्ड्रन इज 8 ईयर्स, और इन 5 बच्चों की जो एवरेज एज है वो 8 ईयर्स है, ठीक है, क्लियर है बात। अब आपको ये बताना है कि इस क्वेश्चन का जवाब, यानी कि ये जो क्वेश्चन है कि व्हाट इज द एज ऑफ द यंगेस्ट चाइल्ड, वो आप इन दोनों में से
कौन सी स्टेटमेंट का यूज़ करके दे पा रहे हैं। ठीक है, तो इन क्वेश्चन को करने का एक बड़ा ही सेट पैटर्न है। आपको दोनों स्टेटमेंट्स को इंडिविजुअली चेक करना है। तो सबसे पहले अगर आप सिर्फ स्टेटमेंट 1 लें, ठीक है, यह स्टेटमेंट 1 लेने से पहले जो ऊपर इन्फॉर्मेशन दी है उसका अगर आप यूज़ करें, आपको जो इन्फॉर्मेशन दी है, यू हैव 5 चिल्ड्रन, ठीक है, ए बी सी डी और ई, 5 हैं, है ना। अब हम वाला कंसेप्ट यूज़ करेंगे, कंसेक्यूटिव वाला, क्योंकि कंसेक्यूटिव भी है ना इसमें, देखो हर के बीच का गैप 2-2 का है और मुझे नीचे एवरेज से डील करना ही है। तो मैं इसकी एज मान लेता हूँ x, इसकी एज मान लेता हूँ x+2 और इसकी एज मान लेता हूँ x+4। ठीक, इसकी एज हो जाएगी x-2 और इसकी एज हो जाएगी x-4। तो यानी कि जब मैं इन सब का एवरेज निकालूंगा तो आई विल गेट द एवरेज एज एज x। ठीक है, अब ये क्या कह रहा है, देखो अब हम यहाँ से एक एक करके स्टेटमेंट चेक करना शुरू करें। स्टेटमेंट 1 इंडिविजुअल, स्टेटमेंट 1 कह रहा है द एज ऑफ द एल्डेस्ट इज 3 टाइम्स द यंगेस्ट। तो हमारे हिसाब से एल्डेस्ट क्या है, ये दैट इज x+4 इज इक्वल टू 3 टाइम्स द यंगेस्ट दैट इज x-4। ठीक है, तो वी विल सॉल्व इट। x+4 इज इक्वल टू 3x-12, सो वी गेट 2x इज इक्वल टू 16 और x इज इक्वल टू 8। अब हमें जब x की वैल्यू 8 मिल गई तो यंगेस्ट चाइल्ड यानी कि x-4 भी मिल जाएगा। सो यानी कि स्टेटमेंट 1 से हमारा आंसर आ रहा है इंडिविजुअल स्टेटमेंट 1 का यूज़ करके। ठीक है, और दूसरी चीज़, एवरेज एज ऑफ द चिल्ड्रन इज 8 ईयर्स। इन सब का जब आप एवरेज निकालोगे तो मैंने आपको बताया कि एवरेज विल बी नथिंग बट x, यानी कि स्टेटमेंट 2 का जब आप यूज़ कर रहे हो तो x की वैल्यू इज़ 8 क्योंकि एवरेज इज़ 8 ईयर्स, और आपको अगर x की वैल्यू पता है तो यंगेस्ट चाइल्ड दैट इज x-4 भी आप निकाल सकते हो, दैट विल बी 4 ईयर्स। यानी कि स्टेटमेंट 2 से भी इंडिविजुअल आंसर आ रहा है। तो व्हाट विल बी योर ऑप्शन, ऑप्शन बड़े ध्यान से पढ़ें इसमें। ऑप्शन कह रहा है पहला, द क्वेश्चन कैन बी आंसर्ड बाय यूजिंग वन ऑफ द स्टेटमेंट्स अलोन बट कैन नॉट बी आंसर्ड यूजिंग द अदर स्टेटमेंट अलोन। इसका मतलब ये है, इस ऑप्शन को मैं समझा रहा हूँ, इस ऑप्शन का मतलब ये है कि इस क्वेश्चन का आंसर आप इन दोनों में से किसी एक स्टेटमेंट से दे पा रहे हो लेकिन दूसरे से नहीं दे पा रहे हो। अगर पहले स्टेटमेंट से दे पा रहे हो तो दूसरे से नहीं दे पा रहे हो, और दूसरे से दे पा रहे हो तो पहले से नहीं दे पा रहे हो। दिस इज द मीनिंग ऑफ ऑप्शन ए। दूसरा ऑप्शन कह रहा है द क्वेश्चन कैन बी आंसर्ड बाय यूजिंग आइदर स्टेटमेंट अलोन, कि दोनों में से आप किसी भी स्टेटमेंट को ले रहे हो, आपका आंसर आ रहा है। तीसरा स्टेटमेंट कह रहा है द क्वेश्चन कैन बी आंसर्ड बाय यूजिंग बोथ द स्टेटमेंट्स टुगेदर बट कैन नॉट बी आंसर्ड यूजिंग आइदर स्टेटमेंट अलोन। जब आप दोनों स्टेटमेंट्स को कंबाइन कर रहे हो तब आपका आंसर आ रहा है, लेकिन जब आप इंडिविजुअली स्टेटमेंट चेक कर रहे हो तो आंसर नहीं आ रहा है। और चौथा स्टेटमेंट, या चौथा ऑप्शन कहता है द क्वेश्चन कैन नॉट बी आंसर्ड इवन यूजिंग बोथ द स्टेटमेंट्स टुगेदर। आप जब दोनों स्टेटमेंट्स को मिला के भी चेक कर रहे हो तो भी आंसर नहीं आ रहा है। तो यहाँ पर तो हमारा आंसर हमने S1 से चेक करा, स्टेटमेंट 1 से तब भी आ रहा है, इंडिविजुअल स्टेटमेंट 2 से किया तब भी आ रहा है। तो हमारा आंसर जो बनेगा दैट विल बी ऑप्शन बी, द क्वेश्चन कैन बी आंसर्ड बाय यूजिंग आइदर स्टेटमेंट अलोन, यानी कि दोनों में से किसी भी स्टेटमेंट को आपने अलग अलग चेक किया, आपका आंसर आ रहा है। ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन और है, दैट इज लास्ट क्वेश्चन जो हम लोग यहाँ पर देखेंगे, दैट इज 2024 का ये क्वेश्चन है। वीडियो को पॉज करके आप इसका सॉल्यूशन लिख सकते हैं, आंसर कर सकते हैं। मैं आपको क्वेश्चन बताता हूँ। क्वेश्चन कह रहा है अ क्वेश्चन इज गिवन फॉलोड बाय 2 स्टेटमेंट्स 1 and 2, वैसे ही डेटा सफिशिएंसी का क्वेश्चन है। क्वेश्चन है कि इफ द एवरेज मार्क्स इन अ क्लास आर 60 देन व्हाट इज द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन अ क्लास। किसी क्लास में जो मार्क्स का एवरेज है वो 60 है, तो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने होंगे। ठीक है, स्टेटमेंट 1 कह रहा है हाईएस्ट मार्क्स जो है वो 70 हैं क्लास में और लोएस्ट मार्क्स 50 हैं। स्टेटमेंट 2 कह रहा है कि अगर हम हाईएस्ट और लोएस्ट मार्क्स को क्लास से हटा दें तो भी एवरेज जो है वो चेंज नहीं होता है। तो देखो क्वेश्चन वही है, उसी तरीके से करना है, डेटा सफिशिएंसी है। स्टेटमेंट 1 स्टेटमेंट 2 को अलग अलग लेके आप चेक करोगे। स्टेटमेंट 1 क्या कह रहा है, देखो हाईएस्ट मार्क्स जो है वो 70 है, लोएस्ट मार्क्स जो है वो 50 है। तो आप क्या इससे ये बता सकते हो कि नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हैं। मैं कह रहा हूँ लेट्स से नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं 3 और इनके मार्क्स हैं 70, 60 और 50, तब भी एवरेज 60 आ जाएगा, है ना। अगर नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं लेट्स से 4, ठीक है, और इनके मार्क्स हैं लेट्स से 70, 65, 55 और 50, तब भी एवरेज 60 आ जाएगा। बट नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हैं ये तो हम नहीं बता सकते ना यहाँ से,
3 में भी बन रहा है कंडीशन, 4 में भी बन रहा है, आप 5 ले लें, ठीक है, 70, 65, 60 से 55, 50, तब भी आ जाएगा एवरेज 60, बट तब भी आप नंबर ऑफ स्टूडेंट्स नहीं बता सकते। यानी कि अलोन स्टेटमेंट 1 से तो आंसर नहीं बन रहा है, ठीक है। दूसरा कह रहा है कि अगर आप हाईएस्ट और लोएस्ट मार्क्स को हटा दें, एक्सक्लूड कर दें, तब भी एवरेज में कोई चेंज नहीं आ रहा है, ठीक है। आप हाईएस्ट और लोएस्ट को हटा दें तब भी एवरेज 60 है, आप हाईएस्ट और लोएस्ट को हटा दें तब भी एवरेज 60 है। तो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हैं, कहाँ पता लग रहा है, इससे भी नहीं पता लग रहा है ना। आपको अगर मैं एक कंडीशन और भी दूं, लेट से नंबर ऑफ जो मार्क्स हैं वो बच्चों के ये हैं, ठीक है, सॉरी 55 एंड 50, आप हाईएस्ट और लोएस्ट को हटा दें तो एवरेज तो आपका अभी भी 60 है, बट नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कहाँ पता लग रहे हैं, नहीं पता लग रहे हैं। तो इसलिए स्टेटमेंट 2 से भी आंसर नहीं आ रहा है, ठीक है, स्टेटमेंट 2 से भी आंसर नहीं आ रहा है। तो इसलिए द क्वेश्चन कैन बी आंसर्ड बाय यूजिंग वन ऑफ द स्टेटमेंट से नहीं हो रहा है, आइदर स्टेटमेंट अलोन से भी नहीं हो रहा है, जब दोनों को क्लब कर रहे हो तब भी नहीं हो रहा है, दोनों को क्लब करके मैंने आपको दिखाई दिया नहीं हो रहा है ना। तो क्वेश्चन कैन नॉट बी आंसर्ड इवन बाय यूजिंग बोथ द स्टेटमेंट्स टुगेदर। तो जब आप दोनों स्टेटमेंट्स को मिला रहे हो तब भी आंसर नहीं आ रहा है, ठीक है। आप हाईएस्ट और लोएस्ट, मैंने 70 और 50 वाले को ये बेसिकली क्लब करके ही दिखाया आपको, 1 एंड 2 को। अगर आप इंडिविजुअल ले लो, मार्क्स ऑफ स्टूडेंट्स कुछ भी हो, आप हाईएस्ट और लोएस्ट को हटा दो लेकिन एवरेज चेंज नहीं हो रहा है, तो 70-50 की जगह आप हाईएस्ट लोएस्ट कुछ भी ले लो, 80-40 ले लो, है ना, उसको आप हटा दो तब भी एवरेज उतना ही आएगा, वो 60, मतलब एवरेज आपको 60 रखना है तो। लेकिन नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कहाँ पता लग रहे हैं। सो द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन डी, दैट इज द क्वेश्चन कैन नॉट बी आंसर्ड इवन बाय यूजिंग बोथ द स्टेटमेंट्स टुगेदर। दोनों स्टूडेंट्स स्टेटमेंट्स को मिला रहे हैं, क्लब कर रहे हैं, तब भी आंसर जो है वो नहीं आ रहा है, ठीक है। तो दीज आर ऑल द क्वेश्चंस जो हमें आज डिस्कस करने थे। तो यहाँ से आपका जो एवरेज टॉपिक है, इसके PYQs 2011 से लेकर 24 तक के हम लोगों ने देख लिए हैं, ठीक है। नंबर ऑफ क्वेश्चंस हो सकता है कि आज थोड़ा ज़्यादा हो गए हों, आप लोगों का फीडबैक क्या है वो आप मुझे ज़रूर बताइएगा, उसी के बेसिस पर हम लोग फिर नेक्स्ट सेशन में चलेंगे। और अगला सेशन जो है वो हमारा फिर से एक क्वांट का टॉपिक रहेगा, दैट इज़ SCF एंड LCM, जिसको हम लोग कल देखेंगे। तो इस टॉपिक को आप लोग कल थोड़ा सा पढ़ के आइएगा, रिवाइज़ कीजिएगा, सो दैट कि आप लोग क्वेश्चन यहाँ पर कर सकें, ठीक है। चलिए, तो आज इस सेशन में इतना ही हम लोग रखते हैं। इस सेशन में जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और कल के सेशन में फिर से मिलेंगे। तब तक के लिए इस सेशन को लेकर आपके जो भी फीडबैक्स वगैरह हैं वो मुझे ज़रूर दें, और अपना बहुत बहुत ध्यान रखें। प्लीज़ डू टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।